नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अब तक एक्सरसाइज 5.3 के 6 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। हमें कहा हुआ है इफ़ n इज़ एनी इवन इंटीजर, यानी दोस्तों हमें n की कोई ऐसी वैल्यू दी गई है जो कि इवन वैल्यू है, यानी वो वैल्यू 2 से डिविजिबल है, यानी n के अंदर हमारी 2 की कोई पावर कंटेंट होगी। तो इस बात को आप याद रखिए, इवन इंटीजर यानी n के अंदर 2 की कोई पावर हमारे पास अवेलेबल होगी। तो हमें प्रूव करना है जो ये वाला फंक्शन है जहाँ पे हमें समीशन फंक्शन का यूज़ दिया गया है, इस फंक्शन के ऊपर ये क्या है, मोबियस फंक्शन, और फाई क्या है दोस्तों, आयलर फंक्शन। आयलर फंक्शन के बारे में आपने 4 चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, 4.1 के अंदर। तो ये वही वाला आयलर फंक्शन है दोस्तों, और ये किस पे ऑपरेट किया गया है, ऑन द डिवाइजर ऑफ n। यहाँ पर दोस्तों डी क्या दर्शाता है, डिवाइजर। तो हमें प्रूव करना है जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। अब दोस्तों ये एग्जांपल करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले एग्जांपल्स यानी 5th और 6th एग्जांपल बिल्कुल ध्यान से किए होंगे। अगर आपने 5th और 6th एग्जांपल ध्यान से किए हैं तो ये एग्जांपल आप खुद से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है। अगर आपने वो दोनों एग्जाम्पल्स किए होंगे तो ये आपको एग्जाम्पल ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो एज n इज़ एन इवन इंटीजर, क्योंकि दोस्तों n हमारे पास एक इवन इंटीजर है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो n की वैल्यू है वो क्या है, 2 की पावर b इंटू एम। अब दोस्तों ये देखिए, मैंने 2 की पावर को यहाँ पर कॉमन ले लिया है। ये 2 की पावर कौन सी है दोस्तों, जो हाईएस्ट 2 की पावर n के अंदर कंटेंट होगी, मैंने उन सभी पावर्स को अलग कर लिया है। यानी मैंने 2 की पावर को अलग कर लिया और साथ में एक नंबर छोड़ दिया। अब दोस्तों देखिए, क्योंकि मैंने 2 की सभी पावर्स को इस नंबर के अंदर से अलग से लिख दिया है, यानी दोस्तों जो ये नंबर होगा उसके अंदर 2 की कोई भी पावर कंटेंट नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने 2 की सभी पावर्स को इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पर जो नंबर बचेगा वो डेफिनेटली एक ओड नंबर होगा, क्योंकि मैंने 2 की सभी पावर्स को इकट्ठा कर लिया, तो ये वाला नंबर ओड नंबर हो गया। और दोस्तों जो बी है हमारा, वो इसको इंटीजर होने के लिए 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर बी फ्रैक्शन में हुआ या 1 से छोटा हुआ तो ये एक इंटीजर नहीं कहलाएगा, जो कि इवन इंटीजर होना चाहिए। तो इवन और इंटीजर होने के लिए बी को हमारा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, और बी भी एक क्या होगा, इंटीजर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रही स्टेटमेंट का मीनिंग। अब दोस्तों जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर निकाला है, यहाँ पर भी हमें डिवाइजर की ज़रूरत है दोस्तों। अब देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर में डिवाइजर का यूज़ दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम एक जनरल डिवाइजर फॉर्म लिखेंगे। तो एनी डिवाइजर डी ऑफ एन इज ऑफ द फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने एक जनरल डिवाइजर डी को एज्यूम कर लिया, जिसको क्या एज्यूम कर लिया, 2 की पावर ए इंटू टी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में जो वेरिएबल हमको गिवन था वो एज इट इज़ उठा लिए थे, और जो पावर थी उसको एक पावर के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या से लाई करती है, 0 से लेके बी तक, यानी 0 से बड़ी होगी वैल्यू, और जहाँ पे आपने मेन नंबर के अंदर जो पावर ली है उससे छोटी होगी। तो ये आपने कॉमन डिवाइजर अज्यूम कर लिया। अब दोस्तों ये वाली फॉर्म कैसी आई, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से भी समझाऊंगा। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास n एक नंबर दिया गया है जिसका हमने वैल्यू ली है 20। अब दोस्तों मैंने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे मिला 20 किसके इक्वल है, 2 की पावर 2 इंटू 5 के। तो ये दोस्तों हमने देखिए n की ये फॉर्म ली थी, तो हमने यहाँ पे पहले एक इवन इंटीजर कंसीडर किया, कि क्वेश्चन के अंदर इवन इंटीजर था। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने 2 की सभी पावर्स को अलग कर लिया है। जो 2 की हाईएस्ट पावर 20 के अंदर कंटेंट है वो क्या है, 2। तो 2 की पावर 2 को मैंने अलग कर लिया। तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो यहाँ पर नंबर बचा वो एक ओड नंबर है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो साथ में नंबर होगा वो एक ओड इंटीजर होगा, और जो बी की वैल्यू होगी वो 1 या 1 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू 2 है दोस्तों, जो 1 से बड़ी है। तो दोस्तों मैं इसको इस फॉर्म से कंपेयर करूँगा, यानी 2b इंटू एम से कंपेयर करूँगा। तो यहाँ पर मेरे b की वैल्यू क्या आ गई, 2, और m की वैल्यू है वो है 5। ठीक है दोस्तों, ये मैं चीज़ आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको तो एग्जाम्स के अंदर ये जनरल फॉर्म ही लिखनी है, पर ये तो हमारे एक समझने का मेथड है, तो आप इसको समझने के लिए यूज़ कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें एक कॉमन डिवाइजर फॉर्म लिखनी है, वो हम कैसे लिखेंगे। हमने 20 के सभी डिवाइजर्स को उठा लिया। कितने डिवाइजर्स हैं हमारे पास, 6 डिवाइजर्स हैं। कौन कौन से, 1 2 4 5 10 20। अब दोस्तों ये डिवाइजर्स आप कैसे लिखेंगे, अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है जो कि इंटीजर है, तो पहले उस इंटीजर को एज इट इज़ लिख दीजिए, उसके बाद उससे छोटे उन सभी नंबर्स को लिख दीजिए जो उसको डिवाइड करते हैं। तो 1 भी 20 को डिवाइड करता है, 2 भी, 4 भी, 5 भी, 10 भी। और दोस्तों इनकी संख्या को पता लगाने के लिए आप एक तरह से डिवाइजर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आप डिवाइजर फंक्शन निकालेंगे जो कि हमने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर पढ़ा था,
तो ये भी हमें 6 वैल्यू ही देगा। वो कैसे, वो आप अपने फॉर्मूले से यूज़ करके निकाल लीजिएगा कि अगर आप 20 के ऊपर डिवाइजर फंक्शन निकालेंगे तो वो 6 आएगा, जो हमें क्या बताता है, देयर आर 6 पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 20, तो वो हमारी एज इट इज़ आ गए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने 1 को कैसे लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास इसके नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने नंबर्स हैं, एक तो हमारे पास 2 एक प्राइम नंबर है, एक 5 एक प्राइम नंबर है। तो मैं इन सभी डिवाइजर्स को 2 और 5 की फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगा। वो कैसे, 1 क्या हो गया 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। ऐसे इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, 4 को 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, 5 को 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, 10 को 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 और 20 को 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो दोस्तों आपने देख लिया कि मैंने 20 के हर डिवाइजर को 2 और 5 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यानी दोस्तों मैं जनरली लिख सकता हूँ कि जो हमारा हर डिवाइजर है वो किस फॉर्म का होगा, 2 की पावर a इंटू टी, जहाँ पे दोस्तों हमारा a क्या है, a हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 1 2, यानी a की वैल्यू हमारे 0 से लेके 2 तक लाई करती है। और 2 क्या था दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिए, 2 हमारा b के इक्वल था, तो मैंने कह दिया कि a है जो हमारा वो 0 से लेके b तक लाई करता है। तो इस नंबर की तो आप बात समझ गए होंगे कि ये चीज़ मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कैसे लिख दी। दूसरा दोस्तों जो हमारे यहाँ पे t होगा वो क्या होगा, एन ओड इंटीजर एंड ए डिवाइजर ऑफ m, यानी जो हमारा दूसरा नंबर मिलेगा वो पहली बात तो एक ओड इंटीजर होगा और दूसरी बात वो m का डिवाइजर होगा, जो भी यहाँ पर नंबर बचेगा डिवाइजर में। यहाँ पर भी आप दोस्तों देख लीजिए जो हमारी t की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ से कंपेयर करके 5 क्या है दोस्तों, 5 एक ओड नंबर है और दोस्तों जो हमारा 5 है वो हमारा डिवाइजर ऑफ m भी है। यानी दोस्तों देखिए हमारा ये m था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो t था वो हर डिवाइजर में आप देखिए क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर जो हमारा t था वो यहाँ पर तो 0 था 5 की पावर 0, और यहाँ पर हमारा t 5 की पावर 0 था। यहाँ पर भी t की वैल्यू 5 की पावर 0 है। यहाँ पर और यहाँ पर t की वैल्यू क्या है 5 की पावर 1, तो t की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आई, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1 और 5। तो दोस्तों ये देखिए ये दोनों ही वैल्यूज ओड हैं और 1 और 5 दोनों ही डिवाइजर होते हैं 5 के यानी m के। तो दोस्तों जो हमारे ये नंबर होगा t वो क्या होगा, एक ओड इंटीजर होगा और डिवाइजर ऑफ m होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्म समझ में आ गई होगी कि इस फॉर्म से मैंने डायरेक्ट ये फॉर्म कैसे लिख दी। ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए था, आपको एग्जाम्स के अंदर ये नहीं करके आना है, आपको केवल इसको समझने के लिए यूज़ करना था। एग्जाम्स के अंदर आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे। अब दोस्तों जो हमारा मेन फंक्शन था, हमारा मेन पर्पस क्या था, इस फंक्शन की वैल्यू को खोलना। तो आइए इस फंक्शन की वैल्यू को खोल देते हैं। इस फंक्शन को हमने एज इट इज लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक एक करके डी की वैल्यू रखूँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा डी क्या है, एक वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर डी की लिमिट दी गई है तो पहले मैं वेरिएबल की जगह ये वैल्यू रख दूंगा। और इसके अंदर क्या वेरिएबल है दोस्तों ए, तो जब आप डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और जब आप इसको खोलेंगे तो आपको बाद में ए की ये वाली लिमिट साथ में पुट करनी होगी। वो कैसे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर डी की वैल्यू रखिए दोस्तों, तो डी की वैल्यू क्या है 2 की पावर a इंटू टी, तो यहाँ पर आके 2 की पावर a इंटू टी, साथ में आइलर फंक्शन ऑफ 2 की पावर a इंटू टी। अब दोस्तों क्योंकि इस फंक्शन के अंदर a हमारा एक वेरिएबल है तो a की लिमिट पुट कर दीजिए। यहाँ पर a की क्या लिमिट है 0 से लेके b तक, और दोस्तों साथ में हमारा t भी एक वेरिएबल है, क्योंकि t भी हमारे पास वैल्यू अलग अलग आ रही हैं जो कि डिवाइजर्स ऑफ m है। तो यहाँ पर एक t की लिमिट भी पुट करिए, t क्या है डिवाइजर ऑफ m, क्योंकि आप जानते हैं जो डिवाइड के इस तरफ लिखा जाता है वो तो डिवाइजर होता है और जो इस तरफ लिखा जाता है वो मल्टीपल होता है। तो t इज़ द डिवाइजर ऑफ m। तो दोनों की लिमिट पुट कर दी दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको ये लिमिट अलग अलग खोलनी है तो सबसे पहले वो क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास दो लिमिट हैं तो हमें a की वैल्यू को अलग करना होगा और t की वैल्यू को अलग से करना होगा, ताकि हम ये दोनों लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकें। क्योंकि दोस्तों आप ये लिमिट एक साथ अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम आइलर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो होता है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स के अंदर भी यूज़ की थी, जिसके अनुसार अगर हमें दो नंबर्स दिए गए हो जिनकी जीसीडी आपस में दोस्तों 1 के इक्वल हो तो हम आइलर फंक्शन को उन दोनों की प्रोडक्ट के आइलर फंक्शन में खोल सकते हैं। और दोस्तों आइलर फंक्शन के साथ साथ जो हमारा मोबियस फंक्शन है हमने दोनों को देखा। यहाँ पर तो हमने मोबियस फंक्शन के बारे में बताया है कि मोबियस फंक्शन हमारा मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, पर दोस्तों जो हमने 4 चैप्टर के अंदर पढ़ा था जो कि हमारा आइलर फंक्शन था वो भी एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। अब दोस्तों देखिए ये नंबर तो हमारा 2 की पावर में है और ये नंबर हमारा ओड नंबर है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि टी इज़ एन ओड इंटीजर। तो दोस्तों क्लियरली इस नंबर की और इस नंबर की जीसीडी आपस में 1 होगी ना,
यानी दोस्तों जो 2 की पावर की जीसीडी होगी वो टी के साथ हमेशा ही 1 होगी, क्योंकि दोस्तों ओड और इवन नंबर की जीसीडी आपस में 1 होती है। आप जानते हैं कि ओड और इवन नंबर कभी भी जीसीडी एक के अलावा कुछ और नहीं देते। तो एज द जीसीडी ऑफ 2 की पावर a इंटू टी इज इक्वल टू 1, तो इस कारण दोस्तों हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। यानी पहले तो मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख लिया, 2 की पावर a इंटू मोबियस फंक्शन ऑफ 2 की टी, यहाँ पर मैंने कर लिया आइलर फंक्शन ऑफ 2 की पावर a इंटू आइलर फंक्शन ऑफ टी। ये कैसे हुआ दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी से। अब दोस्तों देखिए, मैं 2 की पावर a को इकट्ठा कर लूँगा और ये t को इकट्ठा कर लूँगा। तो मैंने 2 की पावर a और इसको इकट्ठा कर लिया। अब दोस्तों मैं इस वाली टर्म के साथ समीशन को अलग उठा लूँगा और इस वाली टर्म के साथ जहाँ पर हमारा t है वहाँ पर इस समीशन के साइन को अलग उठा लूँगा। जो यहाँ पर मैं टर्म लेऊँगा उसके साथ तो मैं a की लिमिट पुट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल a है, और जो मैं यहाँ पर टर्म उठाऊँगा उसके साथ मैं t की लिमिट ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल t है। याद रखिए दोस्तों, ये लिमिट को आपको दिखाना ज़रूरी है इस क्वेश्चन के अंदर, वरना एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपने किया क्या है। तो दोस्तों देखिए, इस वैल्यू को मैंने जब यहाँ पर अलग लिखा तो मैंने समीशन फंक्शन को दोनों के साथ अलग ले लिया। यहाँ पर मैंने a वेरिएबल लिया है जहाँ पर a की लिमिट है, यहाँ पर मैंने t वेरिएबल लिया है जहाँ पर t की लिमिट है। अब दोस्तों मैं इस टर्म को पहले खोलूँगा, तो मैंने ये टर्म यहाँ पे लिख ली। अब मैं इसको खोलूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर a की लिमिट पुट कीजिए 0 से लेके b तक। तो मैंने यहाँ पर लिमिट पुट की 0, सेकंड केस में 1 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते मैंने a की वैल्यू 0 से लेके b तक पुट कर दी दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों अब तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, जैसे कि हमने 5th और 6th एग्जाम्पल में किया, बिल्कुल एज इट इज़ आपको आइलर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर खोल देनी है। आइलर फंक्शन को आप छोड़ सकते हैं, आपको केवल मोबियस फंक्शन के ऊपर ध्यान देना है। मोबियस फंक्शन की वैल्यू को खोल दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। पहले दोस्तों ये क्या होगा, 2 की पावर 0 क्या होता है दोस्तों 1, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप किसी भी नंबर की पावर को 0 लेते हैं तो 1 आता है, तो 2 की पावर 0 भी क्या होगा 1। तो दोस्तों मोबियस फंक्शन ऑफ 1 क्या होता है 1, और दोस्तों आइलर फंक्शन ऑफ 1 क्या होता है 1। जैसे कि हमें डिफाइन होता है कि आइलर फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर 1 ही आती है दोस्तों, हमने 4th चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर मैंने आइलर फंक्शन और मोबियस फंक्शन को खोल दिया। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर प्राइम है, प्राइम नंबर की पावर 1 है, तो मोबियस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी दोस्तों -1, जैसे कि हमने पहले देख चुके हैं। और आइलर फंक्शन ऑफ 2 क्या होता है दोस्तों 1, ये भी हमने पता है। अब दोस्तों ये देखिए, आगे हमारा स्क्वायर फैक्टर इंक्लूड हो गया, जैसे कि हमने 5th और 6th एग्जाम्पल में देखा कि जो हमारा मोबियस फंक्शन होता है उसमें अगर कोई भी स्क्वायर फैक्टर इंक्लूडेड हो जाए तो आंसर हमेशा 0 आता है। और दोस्तों जब यहाँ पे ही हायर पावर्स आ गई तो हमने ये फॉर्मूला तो बहुत बार देखा ही है दोस्तों अब तक इस एक्सरसाइज के अंदर। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमारी ये वैल्यू भी 0 हो गई, ये वैल्यू भी 0 हो गई, और आगे आने वाली सभी वैल्यूज हमारी इस प्रकार से 0 हो गई। तो केवल हमें ये 2 टर्म्स बची, जो इन 2 टर्म्स का आंसर हमने लिख लिया है, आगे वाली सभी वैल्यूज 0 हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 1, और ये -1 इंटू 1 -1, तो 1 -1 हो गया दोस्तों 0। अब दोस्तों जब ये वाली टर्म 0 हो गई तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं। आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप 0 की किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी n नंबर इंटू 0 गिव्स यू 0। तो दोस्तों जब आपको ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में मिल गई हैं और ये वैल्यू 0 हो गई है, तो इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर 0 तो होगा नहीं, क्योंकि टी एक डेफिनेट नंबर है तो ये आंसर 0 तो देगा ही नहीं। पर दोस्तों हमें पता है कि इसका आंसर 0 हो गया, तो दोस्तों ये हमारा 0 आ गया। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं जो हमारी ये वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो गई। और यही आपका एग्जाम्पल है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर है तो इसका आंसर 0 तो होगा नहीं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं अगर आप 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो वो एक नॉट डिफाइंड फॉर्म आती है, नॉट डिफाइंड फॉर्म, जिसका आंसर आप 0 नहीं कह सकते। यानी दोस्तों जो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो ए हमें दिया गया है उसकी वैल्यू 0 को छोड़कर कुछ भी हो तभी वो आंसर 0 देती है। 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ हो तो वो नॉट डिफाइंड फॉर्म देती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ये वैल्यू 0 ना हो, और इस वैल्यू को हम कह सकते हैं दोस्तों ये 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टी बस एक ही नंबर दिया गया है, और वो जो एक नंबर है अपने आप में एक वैल्यू देगा, और इस वैल्यू का आंसर 0 तो होगा नहीं, क्योंकि एक ओड नंबर होगा दोस्तों, और ओड नंबर के केस में मोबियस फंक्शन के अंदर स्क्वायर आना मुश्किल है दोस्तों। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये m का डिवाइजर है तो यहाँ पर कोई और नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा या कुछ और होगा, जिसकी वैल्यू 0 तो आएगी नहीं। तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल खत्म होता है, जहाँ पर आपका आंसर आ गया 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी।
आप मुझे आगे बताइए कि आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए या किस बुक के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि मैं फर्दर अपनी वीडियोस को कंटिन्यू कर सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।